बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर वाटर वाला चैप्टर जो है स्टार्ट किया था, तो जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे वाटर हमारे पास, जैसे मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वाटर को हम यूनिवर्सल सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बात की थी कि इसकी सबसे मेन वजह जो है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर ऐसी कौन सी बात है, क्योंकि जैसे ही आप लोगों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कायम होती है तो वहां पर हमारे पास एक चीज जन्म लेती है जिसे हम बोलते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी हमारे पास है अराइजिंग ऑफ चार्जेस ऑन एटम्स। एटम्स के ऊपर चार्ज अराइज होने का जो प्रोसेस है उसको पोलैरिटी बोलते हैं। और चार्जेस हमारे पास जब भी अराइज होते हैं तो उसकी मेन वजह जो बनती है वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के अंदर जब हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसमें हमारे पास ये वाटर है, वाटर का एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड से इंटरेक्ट होता है। अब हमारे पास जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो इसमें हमारे पास एक एटम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनेगा जो पोलैरिटी को क्रिएट होती है। जब पोलैरिटी क्रिएट होती है ऐसे कंपाउंड्स के अंदर या ऐसे एटम्स के अंदर जिसमें हमारे पास एक एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो और दूसरे की इंतहाई कम हो, तो वो पोलैरिटी हमारे पास मानों में आती है पार्शियल पोलैरिटीज के मानों के अंदर। कौन सी? पार्शियल पोलैरिटी, जिसे जो है वो डेल्टा साइन के साथ में रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी पार्ट अगर डेल्टा है पॉजिटिव है तो पार्शियल पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर हमारे दो तरह के एलिमेंट जन्म लेते हैं, दो एटम जन्म लेते हैं। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो आमतौर पर हमारे पास इसमें हाइड्रोजन होता है, और सेकंड हमारे पास होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है ना, इसमें कुछ भी जिसके अंदर वाटर के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन होता है। अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये हमारे पास इसमें पोलैरिटी रिप्रेजेंट होगी। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें पोलैरिटी शो होगा कि पोलैरिटी किस तरह आ रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कम है, तो लिहाजा जब इनके अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन का झुकाव इसकी तरफ ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें हल्का सा पार्शियल चार्ज आएगा। तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इसको दे देता तो तब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की जगह क्या आता, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आता। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग यहां पर होती है, और फर्क सिर्फ कितना होता है जब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर और सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या डिफरेंस है कि पोलर के अंदर वो एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है जब वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन का झुकाव उसकी तरफ ज्यादा हो जाता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से इसमें हल्का सा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपनी तरफ खींचने की वजह से उसका हल्का सा नेगेटिव चार्ज है वो शो हो जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बताएंगे इसमें एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर नहीं होगा। अब तुम कहो कि मैं इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड शो करूं, तो ऐसा नहीं है। एक क्वार्टर मॉलिक्यूल हो और दूसरा दो क्वार्टर मॉलिक्यूल हो, तो एक क्वार्टर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन दूसरे क्वार्टर मॉलिक्यूल के नेगेटिव, एंड टू द जो फोर्स यहां पर कायम होगी वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास क्या है, वीक फोर्स है। अब सपोज करें कि यहां पर वाटर के अंदर आप फ्लोरीन को दाखिल करते हैं, अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो क्या करेगा, फ्लोरीन इस बॉडी को फर्क तोड़ देगा, फ्लोरीन इसके अंदर क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा था वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसके अंदर तकरीबन हर तरह की चीजें अपने अंदर हल कर लेता है, क्योंकि यहां पर इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आसानी से टूट जाती है। कोई भी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस वाला एलिमेंट या कंपाउंड पानी में हल किया, जाहिर है पानी की अट्रैक्टिव फोर्सेस को तो गलबा हासिल कर लेगा, जैसे गलबा हासिल करेगा तो वहां पर ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हाइड्रोजन तोड़ देगा और खुद उसके साथ जो भी पानी है क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। आगे सारी बात है, तो इस वजह से हमारे पास जब भी पोलैरिटी क्रिएट होगी तो पोलैरिटी क्रिएट होने की वजह से तकरीबन हर तरह का कंपाउंड जिसमें हल होगा वो पोलैरिटी से पहले होती है। पोलैरिटी पहले होती है लेकिन उससे फॉर्म नहीं होती, तो इस वजह से जब भी कोई कंपाउंड इसमें तुम दाखिल करते हो तो फौरन पानी अपनी
तोड़ देता है लेस पोलैरिटी होने की वजह से, और जिसकी वजह से ये हर तरह की चीज को अपने अंदर हल करता है की वजह से इसको हम किस मान में लेते हैं, यूनिवर्सल सॉलिड के मानों के अंदर लेना शुरू हो जाते हैं। समझ आ गई बात की सबको? तो यहां पर थोड़ा मैं इसको रीड कर रहा हूं। वाटर मॉलिक्यूल हैज पोलर स्ट्रक्चर, वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल इज पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, when the other end is partial negative because of electronegativity difference between oxygen and hydrogen atom। जैसे मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऊपर शो किया है, all other polar substances are soluble in water because the positive end of substance is attracted by the negative end of water and negative end of substance is attracted by positive end of water। For example, आप NaCl को जो है वाटर के अंदर शामिल करते हो तो फौरन जो है ये अपने आयंस में बदल जाएगा और इस तरह ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन पानी के अलग अलग हो जाएंगे। आप जो चीज आपने हल की जो किताब के अंदर उसी को ताबे में बात कर रहा हूं कि जो आपने चीज हल की उसका जो पॉजिटिव पोल होगा वो इसके नेगेटिव पोल के लिए इकट्ठा होना पानी के शुरू हो जाएगा। यह हल होने की अलामत, जैसे मैंने इससे लफ्जों में पहले समझा दिया कि इसकी बॉन्डिंग टूट जाती है वीक होने की वजह से, और जो नेगेटिव एंड हमारे पास जो चीज आपने हल की है उसका जो नेगेटिव हिस्सा होगा वो वाटर के पॉजिटिव हिस्से के लिए इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और जब ये अपने अपने आयन से बढ़ते इस तरीके से 3 डायमेंशन तरीके से तरतीब पा लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, चीज पानी के अंदर हल हो चुकी है, क्योंकि हल होने के लिए इसे आयन के अंदर बटना लाजिम है। जब वो आयन में बढ़ जाएगा तो हम कहेंगे कि पानी की अट्रैक्टिव फोर्स ने इसका गलबा खाया और गलबा खाने पे उसको तोड़ने के साथ अपनी भी डिकम्पोजिशन उसने कर ली। The electrostatic attraction among the ions are overcome by the ion dipole forces of attraction between ions and water molecules। अब water molecules और ionic compound की यहाँ पर एग्जांपल की बेस पर समझाया है, तो यहाँ पर जो फोर्स पैदा होगी वो ion dipole होगी, क्योंकि वाटर के हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है तो इसके दो पोल्स बनते हैं, तो इस वजह से इसको डायपोल बोल दिया गया है। और आयंस की वजह से इस पूरी फोर्स जो पानी और आयनिक कंपाउंड में जन्म देती है उसको आयन डायपोलिक फोर्स कहा जाता है। समझ आ गई सबको मेरी बात की? तो ये हमारे पास थी इसमें कुछ बात। इन दिस वे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ कंपाउंड आर पुल्ड अपार्ट। जब पानी के अंदर आप कोई भी सब्सटेंस देते हो तो वो उसके अंदर जो आयंस होते हैं सब्सटेंस या सॉल्यूट में जो आयन पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अल्टीमेटली द ऑपोजिटली चार्ज आयन आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ऑटोमेटिकली या अल्टीमेटली या फौरन सबको ये पता है कि जब हमारे पास सॉल्यूट के आयंस अलग अलग हो जाएंगे तो वाटर के जो नेगेटिव आयंस होंगे वो सॉल्यूट के पॉजिटिव के गिर और सॉल्यूट के नेगेटिव के गिर पानी के पॉजिटिव जो आयंस है इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ultimately the oppositely charged ions are surrounded by the water molecules, thus separated and kept in solution. For example, most of the salts like sodium chloride, potassium chloride, sodium sulfate, etc. are soluble in water. On the other hand, many covalent substances like benzene, ether, acetone, etc., which do not have the polar ends and bonds are not attracted by the water molecule। इसके बारे में गुफ्तगू बार हमने किताबों में की, हमारे लेक्चर्स के अंदर क्लास में की हुई है, और नाइट में मैंने इसकी वजाहत बहुत अच्छे तरीके से की थी कि हमेशा पोलर जो है सॉलिड पोलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर हल करेंगे लाइक डिसॉल्व लाइक। ये सॉल्युबिलिटी का उसूल है कि एक जैसी चीजें एक जैसी नेचर रखने वाली चीजें एक जैसी नेचर रखने वाली चीजों को अपने अंदर हल करती है। वाटर अगर पोलर है तो पोलर चीजों को अपने अंदर हल करेगा, कभी वाटर जो है वो नॉन पोलर चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करेगा। नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर के अंदर ही डिसॉल्व होंगे। These non-polar compounds do not dissolve in water। ये हमारे पास है इसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। वाटर टाइप्स, ठीक है, यहां पर मैं इस टॉपिक का नाम लूंगा वाटर टाइप के नाम से। वाटर हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास होता है सॉफ्ट वाटर,
तो मैं अलग अलग बताऊंगा कि सॉल्ट वाटर क्या है, हैवी वाटर क्या है, हार्ड वाटर क्या है। तो सबसे पहले हम गुफ्तगू करते हैं सॉल्ट वाटर के ऊपर। और ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम वाटर की टाइप्स को बताते हैं तो इसको हम सोप की बेस पर बताते हैं, क्योंकि सोप के अंदर हमारे पास होते हैं सोडियम के फैटी एसिड। ठीक है, अब सोडियम जो है हमारे पास ये पानी में हल होता है या नहीं हल होता, ये पानी की नौयत या उसमें मौजूद साल्ट डिपेंड करते हैं। साल्ट पे डिपेंड करता है, साल्ट इस चीज को बताते हैं कि सोडियम को अपने अंदर हल करना है या नहीं करना। लेकिन जो डिटर्जेंट्स होते हैं उसके अंदर सोडियम के हमारे पास फॉस्फेट आयंस मौजूद होते हैं, और फॉस्फेट आयन जो है हमारे पास हर तरह के वाटर, चाहे उसमें कोई भी किस्म का साल्ट हो, ये हल हो जाते हैं। लेकिन जो फैटी एसिड्स होते हैं ये ऑर्गेनिक होते हैं, और ऑर्गेनिक जितने हमारे पास है जिसमें हमारे पास मौजूद होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो जिसमें वाटर की क्षमता उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो वो पानी में हल हो जाता है। तो सही है, तो वैसे ओवरऑल जितने फैटी एसिड है ऑर्गेनिक है, और ये वाटर के अंदर सोलुबल कभी भी नहीं होते, ये वाटर इनसोलुबल कंपाउंड होते हैं। बात ध्यान रखना, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिन्हें आप ऑर्गेनिक को हम नॉन पोलर में कहते हैं, ये वाटर के अंदर इनसोलुबल है। लेकिन जैसे ही सोडियम के साथ फैटी एसिड रिएक्ट करके सोडियम फैटी एसिड्स बनाते हैं, ये सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते हैं, तो उस सूरत में जो कि सोडियम वाटर के अंदर हल है, तो लिहाजा ये फौरन सॉल्युबल फॉर्म में चले जाते हैं। अगर अकेले फॉर्म में होंगे तो ये कभी पानी के अंदर हल नहीं होंगे। फॉस्फेट आयन वैसे पानी के अंदर हल होते हैं अपनी इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टी होने की वजह से। जितने इनऑर्गेनिक होते हैं वो सबके सब हमारे पास क्या होते हैं, पोलर होते हैं, और जितने ऑर्गेनिक होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, और पानी के अंदर हल नहीं होते। ये बात समझ रखना। तो अब जब हम सॉफ्ट वाटर या हार्ड वाटर का बात करते हैं तो उसको हमेशा हम सोप की बेस पर तैयार करते हैं। ठीक है ना, इस बेस पर सोप की बेस पर तैयार करते हैं। अब मैं बताऊंगा कि उसको हम क्यों तैयार करते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये सारी बिजनेस में आगे तैयार करूंगा। सॉफ्ट वाटर से डेफिनेशन हम करते हैं, द वाटर which produces more leather or good leather with soap। जो साबुन के साथ जब साबुन को ऐसे पानी के अंदर हल किया जाता है तो हमारे पास सोप की अच्छी लेदर झाग पैदा होती है। ठीक है, और जो हार्ड वाटर है water do not produce good leather of soap or water in which soap produce sebum instead of leather। ठीक है, वो वाटर जिसके अंदर साबुन की अच्छी झाग पैदा नहीं होती, ज्यादा मिकदार में झाग तकरीबन ना होने के बराबर होती है, या वो वाटर जिसके अंदर सोप जो है वो क्या पैदा करता है, सीकम पैदा करता है, या फिर सीकम पैदा करता है झाग पैदा करने की बजाय, ऐसे पानी को हम क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर बोलते हैं। ठीक है, अब सीकम क्या होता है ये बात हम पहले बता चुका हूं कि जिस तरह आप हार्ड वाटर लो उसके अंदर साबुन को लो तो थोड़ी देर के बाद देखोगे उस पानी के अंदर नीचे साबुन है, इस तरह छोटी छोटी फुटकियों की सूरत में भिड़ जाएगा, बिल्कुल झाग नहीं बनेगी। अगर झाग बनेगी थोड़ी बहुत झाग बनेगी, बाकी साबुन नीचे बैठ जाएगा। तो वो जो नीचे बैठा हुआ साबुन जिसकी झाग नहीं बनेगी वो हमारे पास किस मामले में आएगा, सीकम के मामले में आएगा। और तीसरा हमारे पास है हैवी वाटर। जैसे मैंने बताया, मैं बताता हूँ ये कैसे सॉफ्ट होता है, इसको हम हार्ड बोलते हैं, उसकी
हमारे पास जो हैवी वाटर है ये इसके अंदर, अब हाइड्रोजन जो है इसके 3 आइसोटॉप्स है। कितने आइसोटॉप्स है? 3। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, ठीक है ना। टॉपिक नंबर सेम। तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटॉप, ये जो 2 mass वाला है, इसे हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम बोलते हैं। तो जो हमारे पास हैवी वाटर होता है उसके अंदर वाटर जब बनता है तो उसमें हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटॉप होता है? सेकंड mass वाला आइसोटॉप होता है, जिसकी वजह से ये हैवी वाटर होता है। तो ये हैवी वाटर किसी आयन की वजह से नहीं होता, ये जस्ट हाइड्रोजन का जो सेकंड आइसोटॉप है उसकी मौजूदगी होती है, जिसकी वजह से ये हैवी वाटर जो है वो पीने के लायक नहीं होता है। इसमें कोई आयन, कोई साल्ट मौजूद नहीं होता, जिसके लिए हैवी वाटर है। लेकिन जो हमारे पास हार्ड वाटर है, ये सॉफ्ट वाटर है, इसलिए हम जो सेपरेशन करते हैं वो आयंस की बेस पर करते हैं कि इसमें कौन सा आयन होगा वो सॉफ्ट होगा, कौन सा आयन होगा वो हार्ड होगा, ये इस बेस पर करते हैं। लेकिन हैवी वाटर कभी आयंस की प्रेजेंस या एब्सेंस की बेस पर हम बात नहीं करते, ये हमेशा किसी के बेस पर बात करते हैं जिसमें हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटॉप जिसका mass 2 है वो वाला शामिल होता है। तो हम यहाँ बात करते जाएं कि आखिरकार वाटर जो है वो किन आयंस की वजह से जो है वो हार्ड बनता है। दो तरह के कंपाउंड्स हैं, सॉरी दो तरह के आयंस हैं, एक मैग्नीशियम और दूसरा कैल्शियम आयंस, ठीक है। ये आयंस की मौजूदगी पानी को हार्ड बनाती है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं आप कह सकते कि आयंस मौजूद है तो वाटर हार्ड है, नहीं। इनके साथ हमारे पास बनते हैं रेडिकल्स। क्या बनते हैं? रेडिकल्स। अगर तो हमारे पास कंपाउंड वाटर में मौजूद है बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये वाले कंपाउंड्स मौजूद हैं, ठीक है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये अगर चारों में से कोई भी कंपाउंड वाटर, अगर डायरेक्ट आप नहीं बोलो जिसमें मैग्नीशियम है कैल्शियम है, नो, इसका साथ रेडिकल फॉर्म के अंदर ये कंपाउंड का रेडिकल फॉर्म होना जरूरी है। अगर एलिमेंट ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, तो उस वक्त में और दूसरा मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 कंपाउंड्स। डायरेक्ट आप नहीं बोलोगे कि मैग्नीशियम आयन, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम लोगों को कांसेप्ट क्लियर हो, जस्ट ये बात नहीं करोगे। उसके साथ हमारे पास कॉन्जुगेशन चाहिए बाइकार्बोनेट्स की, क्लोराइड्स की एंड सल्फेट्स की। इन 6 में से कोई भी कंपाउंड अगर पानी के अंदर मौजूद है तो वो वाटर हमारे पास क्या होगा? हार्ड वाटर होगा। और इन 6 में से कोई भी अगर कंपाउंड वाटर में मौजूद नहीं है तो वाटर हमारे पास क्या कहलाएगा? सॉफ्ट कहलाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि हमारे पास हार्ड वाटर की रिजल्ट्स तो बता दी, बनता कैसे है, कैसे सब कुछ होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर